हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीडीपी के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे उसके आगे के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक जो टीचर है उसने क्या मतलब क्लास में पढ़ा रहा है तो उसने नोटिस किया उसका एक जो स्टूडेंट है जो क्लास में बैठा है वो क्या है कक्षा के दौरान ध्यान नहीं दे पाता है, फोकस नहीं रह पाता है। तो टीचर ऐसी कौन सी रणनीति अपनाए जिससे वो छात्र फोकस रह पाए। तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासन शासनात्मक कार्रवाई करना। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना गलत है, एक नेगेटिव पॉइंट है। ऑप्शन सेकंड, छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड, छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। मतलब उसको एक टाइमर दे दिया जाएगा तो उससे क्या आएगा, टाइमर से क्या होगा, वो टुकड़ों टुकड़ों में अपने काम कर पाएगा और फोकस रह पाएगा। तो 21 का आंसर आएगा फोर्थ। क्वेश्चन 22, अभिकथन ए। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देना चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। जैसे अभिकथन ए सही है। मतलब जैसे एक बच्चा है कोई, वो कार्य को करने में अगर अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो टीचर को उसको क्या हिंट देना चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक काम को कर पा रहा है तो शिक्षक को कम मदद करनी चाहिए। तो अभिकथन ए तो सही है। तो ऐसा क्यों है, तो यहाँ वाई लगा देंगे हम, ऐसा क्यों। तो क्या कारण दिया है इसका कि बुद्धि लब्धि की गणना करके बुद्धि को सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। हाँ, ये सही है कि ये सही दिया है, मतलब स्टेटमेंट सही दिया है, कारण नहीं है, सही नहीं है। बुद्धि लब्धि की गणना करके बुद्धि को सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता है। तो ये अभिकथन ए तो सही है। मतलब ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमको बच्चे की क्षमता के बारे में दिया है, सीखने के बारे में दिया है मतलब, और कारण में हमको बुद्धि के बारे में दिया है। तो इसका आंसर 22 का आंसर आएगा 3। मतलब ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट में सीखने के बारे में दिया और सेकंड में बुद्धि के बारे में दिया है। नंबर 23, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि अब पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो मतलब बच्चों द्वारा जो पूरे साल के दौरान जो किए गए विभिन्न कार्य होते हैं, जो एक्टिविटी होती है, उसका संग्रहण। संग्रहण क्या होता है, पोर्टफोलियो में होता है, और जिसका लक्ष्य क्या होता है, उनके प्रदर्शन का विवरण रखना होता है। वह क्या होता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। मतलब साल भर में जो भी एक्टिविटी करता है छात्र, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रखी जाती है, वो पोर्टफोलियो है। तो इसका ए ऑप्शन क्या दे रखा है, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। हाँ, ये सही है, क्योंकि पोर्टफोलियो में छात्रों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन बी, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये भी सही है। सी, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये नहीं आएगा। मतलब वो फाइनल मतलब अंतिम अंतिम जो उत्पाद होता है उस पर ही ध्यान फोकस नहीं रहते हैं, पूरे साल भर की जो एक्टिविटी होती है जो सब पर ध्यान दिया जाता है। तो ये गलत है। डी, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। हाँ, इसमें अधिगम के ठोस सबूत पेश किए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर 23 का आ जाएगा। ए, बी और डी किस में है, फर्स्ट वाले में। तो इस 23 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, अभिकथन ए। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। अभिकथन ए सही है। जो जीवन की वास्तविक समस्याएं होंगी और वो अनुभव से बच्चे क्या कर पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये ऑप्शन ए सही है, मतलब अभिकथन ए सही है। इसका कारण क्या दिया है, अगर अभिकथन सही है तो हम लगाएंगे ऐसा क्यों। तो इसका कारण क्या दिया है कि मतलब विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। अब कारण आर भी सही है, क्योंकि विकास क्या होता है, एक व्यवस्थित होता है और एक क्रम में होता है। क्योंकि बच्चे चलने से पहले क्या होता है, खड़े होना सीखते हैं, और इसी तरह भी लिखने से पहले अस्पष्ट लिखते हैं। तो ये बताते हैं कि विकास में एक स्वरूप होता है, और ये विकास क्या है, क्रमिक है। तो एक अभिकथन ए और आर सही है, और एक ही आर सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर आएगा 2। ए और आर दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है।
क्वेश्चन नंबर 25। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। ऑप्शन फर्स्ट, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। ऑप्शन सेकंड, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन थर्ड, बच्चों को नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। फोर्थ, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। मतलब क्वेश्चन में ये दिया है कि कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था उसकी कैरोल गिलिगन ने क्या आलोचना का उनका तर्क क्या था, ये हमको बताना है। तो 25 का आंसर आएगा 2, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। क्योंकि गिलिगन का केंद्रीय तर्क यह है कि कोहलबर्ग के जो सिद्धांत थे, नैतिक विकास का जो सिद्धांत थे, उन्होंने क्या करा है, ये नैतिक विकास की व्यापक समझ का उसमें अभाव है और खासकर महिलाओं के संबंध में तो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए 25 का आंसर आएगा 2। नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। अब प्रश्न में ये पूछा है कि संरचनावादी जो अधिगम का सिद्धांत है उसका मूल सिद्धांत क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। अब अधिगम क्या है, ये ऑप्शन क्या गलत है। अधिगम निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है और नहीं ये याद रखना रट्टा लगाने से संबंधित है ना। ऑप्शन सेकंड, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षक से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। इससे अधिगम नहीं होता। तो ये ऑप्शन थर्ड भी गलत है, ऑप्शन सेकंड भी गलत है। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्योंकि संरचनावाद का सिद्धांत ये कहता है कि जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो एक्टिव होकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो 26 का आंसर आ जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो वातावरण से जो जानकारी हमें मिल रही है उसका अर्थ निर्माण कर पाए, मतलब उसका मीनिंग समझ पाए, उसे दिमाग में आगे क्या कर पाए, स्टोर कर पाए। तो ऐसा क्या है, कौन सी प्रोसेस में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है पुनः प्राप्ति। पुनः प्राप्ति में तो नहीं होता ऐसा, पुनः प्राप्ति में नहीं होता है। सेकंड, ध्यान देना। हाँ, इसका 27 का ध्यान देना आएगा। थर्ड, क्षय होना, भूलना, ये सब गलत है। तो 27 का आंसर आएगा 2, ध्यान देना। क्योंकि ये इसी प्रोसेस में क्या होता है, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, इस क्लास में टीचर कुछ टॉपिक समझा रही है, तो अगर हमारा ध्यान है तो हम उसकी मीनिंग को समझ पाएंगे और उसे अपनी मेमोरी में आगे स्टोर कर पाएंगे। तो ध्यान देना इस प्रोसेस के अंतर्गत आएगा। तो 27 का आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 28, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता, मतलब क्वेश्चन में दिया है कि सुजाता है वो डांस कंपटीशन में केवल एक्साइटमेंट में इसलिए भाग लेती है, पार्टिसिपेट कर लेती है क्योंकि वह पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, असफलता परिहार शिक्षार्थी है। सेकंड, आंतरिक रूप से प्रेरित है। थर्ड, बाहरी रूप से प्रेरित है। फोर्थ, महारत उन्मुख शिक्षार्थी है। तो इसका आंसर आएगा 28 का, बाहरी रूप से प्रेरित है। क्योंकि वो इंटरनल तो मोटिवेटेड नहीं है ना। क्योंकि बाहरी रूप से प्रेरित है क्योंकि वो क्या है, मतलब पुरस्कार पाने के लिए क्या कर रही है, डांस कंपटीशन में भाग ले रही है। कभी भी जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, मतलब वो क्या होता है कि सजा के डर से या पुरस्कार पाने के लिए ही, मतलब कोई मतलब छात्र ये काम करता है, तो वो भी क्या है, पुरस्कार पाने के लिए डांस कंपटीशन में भाग ले रही है, इसलिए वो क्या है, बाहरी रूप से प्रेरित है। तो 28 का आंसर आएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक प्राइमरी स्कूल का टीचर है, वो अपने स्टूडेंट के सेल्फ कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट को मजबूती से प्रभावित कर सकता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब जो कोई व्यक्ति है वो अपने बारे में जान ले कि वो क्या है, मतलब उसमें क्या क्या क्षमता है, वो क्या क्या कर सकता है, तो वो क्या होगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा। तो वैसे ही मतलब एक छात्र के सेल्फ डेवलपमेंट के विकास को हमको मजबूती प्रदान करना है। तो हमको क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट देखना पड़ेगा कि टीचर ऐसा क्या करे ताकि मतलब बच्चों में क्या होगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हो, को मजबूती मिले। तो
फर्स्ट ऑप्शन है विशेष छात्रों से कम, बहुत कम उम्मीदें रखना, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, तो ये नहीं आएगा। ऑप्शन सेकंड सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, ये भी नेगेटिव है। थर्ड छात्रों में स्वायत्ता और पहल को दंडित करना, दंडित करने की बात की गई तो ये नेगेटिव है, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना, इसका आंसर आएगा फोर्थ। ट्रेंड मतलब उसमें क्या है, जो छात्र है वो स्वतंत्रता पूर्वक काम कर पाएंगे, जो भी काम करेंगे मतलब टीचर उसको क्या आएगा, सराहना देगा, पुरस्कार देगा, तो उनका क्या आएगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होगा, डेवलप होगा इससे। तो 29 का आंसर आएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 30, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसमें उसकी कौन सी स्टेज में बच्चों का जो तर्क कानून की नैतिकता मतलब कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है स्वायत्त नैतिकता, सेकंड पूर्व पारंपरिक नैतिकता, थर्ड पारंपरिक नैतिकता, फोर्थ विषम नैतिकता। तो 30 का आंसर आएगा थर्ड पारंपरिक नैतिकता, क्योंकि जो नैतिक विकास के पारंपरिक नैतिकता जो चरण है, जैसा कि लॉरेंस जो कह कोहलबर्ग है, उसके अनुसार क्या है, बच्चों का जो तर्क होता है वो अक्सर सामाजिक व्यवस्था मतलब इसमें क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने के कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ही घूमता है, जिसे कानून की नैतिकता की संज्ञा दी जाती है। 30 का आंसर आएगा 3।